कि हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो। लेकिन तभी क्या होता है, 12 अप्रैल को एक सूचना आती है कि कश्मीर प्रिंसेस को नथुला आइलैंड में क्रैश होते हुए देखा गया। इन्होंने बोला कि सर कश्मीर प्रिंसेस गायब हो गया प्लेन, और ये प्लेन हिंदुस्तान का था और इस प्लेन में चाइना के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री जियाओ लाई सफर कर रहे थे। तो जियाओ लाई बोलते हैं कि रामेश्वर नाथ काओ, तुम ये मत भूलो कि तुमने ही बोला है कि यह धमाका केएमटी ने करवाया है, तुम साइन करके आए हो। जियाओ लाई को कुछ भी होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध की संकेत है। लेकिन यहां से इन्हें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जिससे यह पता चल सके कि प्लेन में बॉम्ब लगा हुआ है। तभी 5 मिनट के बाद प्लेन के अंदर एक धमाका होता है राइट विंग में, और प्लेन क्रैश होकर सीधे नथुला आइलैंड में पहुंच जाता है। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कोई ऐसा एविडेंस मिले जो आप अपने प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर करना चाहते हो, वो आप पहले मेरे साथ शेयर करें। तो रामेश्वर नाथ काओ बोलते हैं कि बेशक जियाओ लाई सर, ये आज आपकी जीत है, लेकिन ये इंसानियत की हार है। शायद ही दुनिया के अंदर ऐसा कोई मुल्क होगा जहां पर आतंकवादी घटना ना हुई हो, जहां पर धमाके ना हुए हों, लोग ना मरे हों। लेकिन आज हम बात करेंगे एशिया का पहला टेररिज्म अटैक जिसने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया था। पूरी दुनिया हिल गई थी, और ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा दुनिया अगेंस्ट हो गया था हिंदुस्तान के कि हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो। हिंदुस्तान बात तो अहिंसा की करता है, लेकिन आतंक पूरी दुनिया में फैलाता है। ये बात है 11 अप्रैल 1955 की। कश्मीर प्रिंसेस किसी रानी का नाम नहीं है, ये इंडियन एयरलाइंस का एक प्लेन जिसका नंबर L749 अल्फा। हम आते हैं 11 अप्रैल 1955 को। लगभग रात को 10 बजे नेहरू जी अपने निवास में आराम से रेस्ट कर रहे थे। तभी उनके पर्सनल सेक्रेटरी एम मुथई जी उनके पास पहुंचते हैं, बहुत घबराए हुए। इनकी घबराहट को देख के नेहरू जी एकदम से बोले, यार क्या बात हो गई? इन्होंने बोला कि सर कश्मीर प्रिंसेस गायब हो गया प्लेन। तो जैसे ही नेहरू जी ने सुना तो नेहरू जी के चेहरे पर चिंताएं नजर आ रही थी, क्योंकि नेहरू जी को पता था कि हांगकांग से ये प्लेन कहां जाने वाला था, जकार्ता, और ये प्लेन हिंदुस्तान का था। और इस प्लेन में चाइना के प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री जियाओ लाई सफर कर रहे थे। तो नेहरू जी ने बोला कि प्लेन गायब हो गया। उन्होंने कहा सर प्लेन का पता ही नहीं चल पा रहा, प्लेन कहां चला गया। और नेहरू जी को पता था कि हिंदुस्तान को आजाद हुए सिर्फ 8 साल हुए हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को खत्म हुए 10 साल। अगर जियाओ लाई को कुछ भी होता है तो ये तीसरा विश्व युद्ध की संकेत है। नेहरू जी को मालूम था। तो सब लोगों ने पता करने की कोशिश करी कि कश्मीर प्रिंसेस कहां गया। किसी को कुछ नहीं पता चल पा रहा था कि कश्मीर प्रिंसेस कहां गया। पूरे रात भर सब लोग जगे रहे, लेकिन कश्मीर प्रिंसेस का कुछ भी नहीं पता चल पाया। लेकिन तभी क्या होता है, 12 अप्रैल को एक सूचना आती है कि कश्मीर प्रिंसेस को नथुला आइलैंड में क्रैश होते हुए देखा गया। और अभी तक जियाओ लाई का पता ही नहीं चल पा रहा था भाई। सबको लग रहा था जियाओ लाई कहां चले गए, जियाओ लाई कहां चले गए। जियाओ लाई का भाई चाइना के प्रीमियर कहते हैं कि अगर चाइना की धरती में सबसे ज्यादा किसी आदमी का ब्रेन था तो आज भी जियाओ लाई सबसे ऊपर गिने जाते हैं। ये जियाओ लाई का ब्रेन था जो आज चाइना सुपर पावर बना है। लेकिन 12 अप्रैल को क्या होता है कि हमारे ही प्लेन जो कश्मीर प्रिंसेस जो नथुला आइलैंड में क्रैश हुआ, इसके 2 लोग 8 घंटे का सफर तय करते हुए, मतलब तैरते हुए नथुला आइलैंड में पहुंचते हैं, जिनका नाम था आनंद श्रीकांत और दूसरे का नाम था जगदीश चंद्र पाठक। एक इंजीनियर थे, दूसरे नेविगेशन वाले थे। ये 8 घंटे तैर के किनारे पर पहुंचते हैं और ये एक ऐसा बयान देते हैं जिससे पूरी दुनिया में भूचाल आ जाता है यार। ये पता है क्या बोलते हैं वहां के नेवी को? बोलते हैं सर प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था, प्लेन के अंदर तो धमाका हुआ था। और जैसे ही ये खबर दुनिया के अंदर आती है, पूरी दुनिया बोलती है कि हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करो, क्योंकि प्लेन हिंदुस्तान का था भाई और उस प्लेन में चाइना के प्रीमियर जा रहे थे। तो पूरा हिंदुस्तान शौक में, सबके सब। लेकिन क्या होता है, तभी 12 अप्रैल को शाम को प्रधानमंत्री जी को फोन आता है और फोन पर जियाओ लाई की आवाज आती है और जियाओ लाई बोलते हैं कि नेहरू जी मैं ठीक हूं, मैं जीवित हूं, लेकिन मैं अभी तक लोगों के सामने इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरी इंटेलिजेंस ने मुझे, पीआरसी ने मुझे क्या बोला था या पीएलए ने मुझे क्या बोला था कि आप अभी बाहर मत निकलो, आपकी जान को खतरा है, क्योंकि ये जो बॉम्ब प्लान हुआ था ये आपको मरवाने के लिए हुआ था। तो नेहरू जी को ये तो लगता है यार कि जियाओ लाई तो कम से कम जीवित है, इस बात से उन्हें एक राहत मिलती है। तो नेहरू जी बोलते हैं सर सारी दुनिया आज हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित कर रहा है। तो जियाओ लाई बोलते हैं कि मैं मानता हूं कि इस प्लेन में धमाका करने के पीछे हिंदुस्तान का हाथ ना हो, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस का यही मानना है कि यह धमाका हिंदुस्तान ने ही किया।
लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं और आपसे रंगून में मीटिंग करना चाहता हूं। और फोन रख देते हैं। और हमारे उस टाइम सेकेंड यूनिट डायरेक्टर थे BN मलिक सर और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर रुस्तम जी। नेहरू जी को मना करते हैं, सर आप मीटिंग मत करो। एक दिन के बाद जियाउल पूरी दुनिया के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि यार मैं जीवित हूं करके, और ये आपसे रंगून में मीटिंग करना चाह रहे हैं। तो नेहरू जी बोलते हैं यार मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया इस टाइम क्या कर रही है, हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने में लगी हुई है, मेरी मीटिंग करना बहुत जरूरी है। तो नेहरू जी क्या करते हैं, 14 तारीख को रंगून में मीटिंग करने के लिए राजी हो जाते हैं। और यहां मैं बता रहा हूं आपको, इंडोनेशिया नेवी और दुनिया के सारे देश मिलकर इस प्लेन को सर्च करना शुरू करते हैं, जो उसका मलबा है। और सर्च के अंदर क्या होता है, कॉकपिट प्लेन का ऊपर ही था, प्लेन 3 हिस्सों में टूट गया था। और आपको मैं बताऊं कि हमारे को पायलट MC दीक्षित कॉकपिट में फंसे हुए थे यार, वो भी जीवित निकल जाते हैं। इस प्लेन में टोटल 19 लोग सफर कर रहे थे। प्लेन हिंदुस्तान का था, पूरा क्रू मेंबर हिंदुस्तान का था यार। 8 के 8 क्रू मेंबर हिंदुस्तान के थे, बाकी 13 अलग अलग देशों के डेलीगेट्स थे, जिनको हांगकांग के काइतक एयरपोर्ट से इंडोनेशिया जाना था, क्योंकि बांडुंग कॉन्फ्रेंस हो रही थी। बांडुंग कॉन्फ्रेंस क्या थी, हिंदुस्तान और चाइना ने दोनों ने मिलके ये बोला पूरी दुनिया को कि भाई एशिया को भी सुपर पावर बनना चाहिए। उस टाइम सुपर पावर की रेस में सिर्फ 2 ही थे, USSR और अमेरिका। तो सबने बोला कि हमें भी पावर में आना है, हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर होनी चाहिए। तो नेहरू जी और जियाउल ने मिलकर एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, लेकिन वेस्ट कभी नहीं चाहता था इस कॉन्फ्रेंस को करना। वेस्ट हमेशा इस कॉन्फ्रेंस को क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था इसका कि यार ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस है, इससे कुछ नहीं होना देना। तो वेस्ट तो चाहता ही नहीं था इस कॉन्फ्रेंस को, और एक प्लेन में धमाका होना, तो वेस्ट को तो यार बिल्कुल मौका मिल गया। उसने हिंदुस्तान के खिलाफ क्या कर दिया, आवाज उठा दी कि हिंदुस्तान बात तो कर रहा भाई भाई की, लेकिन हिंदुस्तान का प्लान क्या था, एशिया में पावरफुल बनना और जियाउल को मरवाना, क्योंकि प्लेन इंडिया का था भाई। तो जब हमारे नेहरू जी रंगून में मीटिंग करते हैं 14 तारीख को जियाउल से, तो जियाउल उनको बताते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान इनोसेंट है, लेकिन मेरी इंटेलिजेंस और दुनिया की सारी इंटेलिजेंस को, चाहे CIA हो, KGP हो, MI6 हो, इन सबको क्या लग रहा है कि धमाका हिंदुस्तान ने करा, क्योंकि प्लेन तो हिंदुस्तान का था। प्लेन बॉम्बे से कहां गया, कलकत्ता गया, कलकत्ता से कहां गया प्लेन, जकार्ता गया, जकार्ता से प्लेन कहां आया, हांगकांग आया, पूरा क्रू मेंबर हिंदुस्तान का। तो प्लेन तो कहीं और किसी के हाथ में था ही नहीं, तो बॉम्ब कैसे लग सकता था। तो जियाउल ने एक चीज बोला कि नेहरू जी, मैं आपकी इतनी मदद कर सकता हूं कि इस केस को इंटरनेशनल लेवल पर जो भी लीड करे वो एक हिंदुस्तानी हो, मैं इतना आपकी मदद कर सकता हूं। और ये नेहरू जी के लिए इतना ही काफी था यार। अब नेहरू जी ने हमारे रुस्तम जी, BN मलिक जी को ये बोला कि एक ऐसा ऑफिसर इस केस पर नियुक्त करो जो हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने इनोसेंट प्रूफ कर रहे। और रामेश्वर नाथ काव, जो उस टाइम IB के अंदर थे, जिनकी उम्र लगभग 35 वर्ष थी यार, उनको इस केस का लीड बनाया गया कि इस केस को आप लीड करोगे। और रामेश्वर नाथ काव सर ने चंद्रपाल, जो सेकेंड इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे IB के अंदर, और उन्होंने एक, क्योंकि यार प्लेन के बारे में तो भाई ना चंद्रपाल सर को पता था ना रामेश्वर नाथ काव सर को पता था, उन्होंने कहा प्लेन के बारे में हमें कौन बताएगा। तो रामेश्वर नाथ काव सर ने ये सोचा यार कि भाई देखो, इंटेलिजेंस के बारे में तो हमें पता है, मेरे को पता है या चंद्रपाल जी को पता है, लेकिन प्लेन के बारे में हमें कौन बताएगा भाई, प्लेन कैसा होता है, कहाँ कॉकपिट होता है, कहाँ मैकेनिज्म होता है। तो उसके लिए विश्वनाथन को अपॉइंट किया गया, जो उस टाइम इंजीनियर हुआ करते थे और बाद में चल के ये भारत के चीफ बने थे एविएशन के। तो इसके बाद क्या हुआ है, तीनों के तीनों क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं करना। कब से, 15 तारीख से ही। ये बॉम्बे के अंदर हर उस आदमी से पूछताछ करते हैं जो प्लेन के नजदीक आया था। कलकत्ता में पूछताछ होती है, ये हर चीज की जांच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहां से इन्हें ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जिससे ये पता चल सके कि प्लेन में बॉम्ब लगा हुआ है। और तभी क्या होता है, हमारे 3 सर्वाइवर वापस हिंदुस्तान आते हैं। जो प्लेन जब क्रैश हुआ था, धमाका हुआ था, उसमें 3 बचे थे, जैसे मैंने आपको बताया। ये 21 तारीख को हिंदुस्तान आते हैं। रामेश्वर नाथ काव सर से इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। ये बताते हैं कि जब प्लेन हमारा 18,000 फीट की हाइट में चल रहा था, 280 मील प्रति घंटे के स्पीड से चल रहा था, 20 डिग्री पर, नॉर्मली सब था। तभी एक कॉल आता है प्लेन में, कॉल आता है सिंगापुर एयर कंट्रोल से, और वो ये पूछते हैं कि जियाउल ने खाना खा लिया। तो तभी क्या होता है, जो इसके पायलट थे DK जातर सर, वो बताते हैं कि सर इस प्लेन में जियाउल नहीं है,
तो तभी क्या होता है, 5 मिनट के बाद दोबारा फ़ोन आता है सेम सिंगापुर एयर कंट्रोल से कि क्या सच में इस प्लेन में जियाउल लाई नहीं है। तो डीके जाकर बोलते नहीं, प्लेन के अंदर जियाउल लाई नहीं है, बाकी 13 डेलीगेट्स बैठे हुए हैं। तभी 5 मिनट के बाद प्लेन के अंदर एक धमाका होता है राइट विंग में और प्लेन क्रैश होकर सीधे नथुला आइलैंड में पहुंच जाता है। तो रामेश्वर नाथ काव सर ने ये सब चीज़ें नोट करी और इसके बाद 22 तारीख को 22 अप्रैल 1955 को चंद्रपाल सर, रामेश्वर नाथ काव और विश्वनाथन सर कहाँ जाते हैं, सीधे मूव करते हैं सिंगापुर के लिए, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि आप हांगकांग जाने से पहले एक बार नेहरू जी से मुलाकात कर लें, जो इस टाइम बांडुंग कॉन्फ्रेंस के अंदर है। और मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी बांडुंग कॉन्फ्रेंस के अंदर 163 देशों ने पार्टिसिपेट किया और यह दुनिया का आज तक सबसे सक्सेस कॉन्फ्रेंस माना जाता है। तो इस टाइम क्या हुआ, ये लोग सिंगापुर पहुंचते हैं और सिंगापुर के अंदर पूरी की पूरी इंक्वायरीज करते हैं और इन्हें कहीं भी ऐसा पता नहीं चलता, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, लेकिन सिंगापुर एयर कंट्रोल अथॉरिटी सीधे आरएन के सर को मना कर देती है कि हमारे यहाँ से कोई कॉल गया ही नहीं था कश्मीर प्रिंसेस में। तो रामेश्वर नाथ काव अगले दिन कहाँ पहुँचते हैं, इंडोनेशिया पहुँचते हैं, जहाँ पर बांडुंग कॉन्फ्रेंस चल रहा था। वहाँ नेहरू जी से मुलाकात करते हैं और नेहरू जी रामेश्वर नाथ काव सर को बोलते हैं कि अब आपके हाथ में कि आप हिंदुस्तान को कैसे एक इनोसेंट देश प्रूफ करोगे, क्योंकि पूरा का पूरा वेस्ट हिंदुस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करने में लगा हुआ है। और नेहरू जी बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप हांगकांग मूव करने से पहले जियाउल लाई से भी मिल लें, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। तो रामेश्वर नाथ काव क्या करते हैं, जियाउल लाई सर से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पहले से देखते हैं एक माहौल कि उनके जितने भी मिनिस्टर्स हैं सब माओ जोडोंग की यूनिफॉर्म पहनकर बैठे हुए, मतलब जो भी उनका एक ड्रेस कोड था। और रामेश्वर नाथ काव के साथ कौन बैठता है, जियाउल लाई बैठते हैं। तो जियाउल लाई उनको बोलते हैं कि मेरी तरफ से जो भी आपको मदद चाहिए हम देंगे, बेशक हांगकांग हमारे अधीन में नहीं है। मैं आपको बताऊं कि उस टाइम हांगकांग ब्रिटिश के अंडर में आया करता था, ब्रिटिश का कंट्रोल था हांगकांग के अंदर, चाइना का नहीं था। लेकिन जियाउल लाई एक चीज़ बोलते हैं, आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको कोई ऐसा एविडेंस मिले जो आप अपने प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर करना चाहते हो, वो आप पहले मेरे साथ शेयर करें। तो रामेश्वर नाथ काव सर को अजीब सा लगता है यार कि एक देश के प्रधानमंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं। बोले चलो कोई नहीं, अब यहाँ से हमारे तीनों के तीनों ऑफिसर कहाँ मूव करते